खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश। नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट में हुए कई अहम फैसले। जबरन धर्मांतरण अब होगा अपराध। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। हल्द्वानी में शिफ्ट 29 नवंबर से शुरू होगा उत्तराखंड का विधानसभा का शीतकालीन सत्र। स्पीकर ने कहा तैयारी पूरी, अब तक मिले 500 सवाल। मौसम अनुकूल न होने के चलते ही देहरादून में आयोजित हो रही कार्यवाही। पशु चिकित्सकों को थामी सरकार की बड़ी सौगात। वेटनरी डॉक्टरों की मांग पर लगाई मुहर। पशु चिकित्सकों के लिए किया गया एनपीए लागू। बेरोजगार युवाओं को तोहफा देने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स के जरिए 7,000 के करीब भर्ती की तैयारी। अन्य विभागों में 19,000 पदों को जल्द भरा जाएगा। युवाओं को मिलेगा तोहफा। देहरादून मसूरी रोड पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त। मंत्री गणेश जोशी ने कार्रवाई को लेकर डीएम को लिखा पत्र। वहीं पौड़ी में कसेगा भूमाफियाओं पर शिकंजा। रुड़की में अवैध दुकानों को किया गया सील। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में रोक लगेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। जमरानी बांध प्रभावितों को साल 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा। पशुपालकों को राहत। भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर 50% और 75% की गई। कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों को 4 चरणों में अंशदान का किया जाएगा भुगतान। कैबिनेट में कुल 26 प्रस्ताव शामिल थे, जिनमें से 22 मुद्दों को हरी झंडी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ एहसन पंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एहसन पंत, उत्तराखंड के कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे।
तमाम आवाम की नजरें उत्तराखंड सरकार पर थी। ऐसा कौन सा बड़ा फैसला हो सकता है कमोवेश धामी सरकार, क्योंकि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड की जनता की ज्यादा ही कुछ अपेक्षाएं हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए धामी कैबिनेट ने आज काफी सारे अहम फैसले लिए हैं। 26 प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में आए थे और सबसे बड़ी बात दीपिका, जो आज की कैबिनेट की जो ब्रीफिंग होनी थी वो औपचारिक रूप से नहीं हुई है, जिसका सीधा मतलब है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत होना है, इसलिए औपचारिक रूप से इसको ब्रीफ नहीं किया गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसमें सबसे बड़ा फैसला उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में नए संशोधन को लेकर है। यानी अब इसको और भी मजबूत बनाया गया है। अगर कहीं पर किसी तरीके की कोई इस प्रकार की घटना मिलती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उसको अदालत में ले जाया जाता है, तो उसको यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और तकरीबन 10 साल की उसको सजा होगी। ये आज का सबसे बड़ा फैसला है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के पशुपालक, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लंपी बीमारी थी उससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तमाम जो दुधारू पशु है उनकी मौतें हो जा रही थी। ऐसे में उन मवेशियों के लिए, उन जंगलों से चुगान लाने वालों के लिए एक राहत की खबर आज की धामी कैबिनेट ने दी है। जो सबसे बड़ा फैसला आज धामी कैबिनेट का रहा है उसमें साइलेज और इसके अलावा भूसे पर 50 से लेकर के 75% तक मुआवजा दिया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के पशुपालकों को अपनी आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया था उसको आज धामी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, जो अपने आप में उन तमाम किसानों के लिए, तमाम पशुपालकों के लिए एक राहत भरी खबर है। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करते हैं, आज उत्तराखंड सरकार ने बकायदा 26 मुद्दों में से 22 मुद्दों पर अपनी सहमति व्यक्त की है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में, यानी अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया पता हल्द्वानी होगा, यानी हाईकोर्ट नैनीताल को शिफ्ट किया जाएगा। दीपिका, इसको शिफ्ट करने के पीछे जो सबसे बड़ी मांग है वो लगातार उत्तराखंड के अधिवक्ता संघ के अलावा पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारियों की लगातार मांग रही है, क्योंकि नैनीताल और हल्द्वानी के बीच में तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है। ट्रैफिक सिस्टम डाइल्यूट हो जाता है, पर्यटन की तादाद बढ़ जाती है, लोग नैनीताल घूमने के लिए आते हैं लेकिन ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं। जितने भी अधिवक्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट में काम करते हैं वो तमाम हल्द्वानी में रहते हैं और लगातार सुबह 9 बजे वो अपने दफ्तर के लिए यानी कोर्ट के लिए निकलते हैं, तो ट्रैफिक सिस्टम बाधित हो जाता है। इन तमाम समस्याओं का निराकरण करने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने, यानी उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज के कैबिनेट में उत्तराखंड हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की जो मांग चली आ रही थी उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। सैद्धांतिक सहमति इसको कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मातृशक्ति वाले 30% आरक्षण की बात थी, इस पर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी पर भी चर्चा हुई है, लेकिन कैबिनेट की खुलकर यानी यूं करें कि जो औपचारिक ब्रीफिंग है वो नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 22 मुद्दों पर उत्तराखंड सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की है। जी चलिए एसएन पंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आज उत्तराखंड कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं जिनको अभी हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि किस तरीके से वो फैसले कितने महत्वपूर्ण यहां पर साबित होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा, जिसके लिए उत्तराखंड विधानसभा और सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान जारी करते हुए विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अभी तक 500 सवाल प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी सत्र अच्छे से संचालित होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सत्र में तमाम विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं को तत्परता से उठाएंगे ताकि सरकार के संज्ञान में संबंधित विधानसभा के मामले उजागर हो सके। उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल न होने के चलते ही सत्र को देहरादून में आयोजित करवाया गया है, लेकिन आने वाले समय में गैरसैंण में जरूर सत्र आहूत करवाए जाएंगे। देखिए, विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 500 से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं, तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे में वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। इस बार भी हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो अगला हमारा सत्र हो वो गैरसैंण में हो। इस बार मौसम बहुत ठंडा था, इस कारण से हम लोगों ने जो सत्र है वो देहरादून में रखा है।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला पहुंचकर आदर्श संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को गर्म कपड़े और पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बीएसएफ के कमांडेंट के साथ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को शॉल और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। डोईवाला के शहीद हुए सैनिक के परिवार को भी सम्मानित किया गया, साथ ही कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज संस्थान हर क्षेत्र में कार्य कर जनसेवा और मानव सेवा कर रही है। विद्यालय के बच्चे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम, प्रोत्साहन के कार्यक्रम, जहां पर हमारे विद्यार्थियों का कार्यक्रम, नौनिहालों के कार्यक्रम और साथ में हमारे सेना से जुड़े हुए, अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए, एनसीसी के लोग, उन सभी को अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जहां यहाँ पर सम्मानित किया गया, ये निश्चित रूप से ये उनके लिए प्रोत्साहन है। हम लोगों ने स्कूल के जो बच्चे थे उनको गर्म वस्त्र बांटे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कीमती समय देकर संस्था को और उन गरीब बच्चों को वस्त्र बांटे हैं। और यहाँ पे सभी जो समाज के विभिन्न वर्गों में जो सामाजिक कार्य करते हैं उनको भी सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। में प्रगति के पथ पर है और राष्ट्र के प्रगति के पथ में जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो असहाय निर्धन लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज भी इस देश में कंबल बांटने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां कभी किसी को मांगना ना पड़े। पशु चिकित्सकों को राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। वेटनरी डॉक्टरों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आज सूबे की मुखिया ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि पशु चिकित्सक को पुष्कर सिंह धामी ने एनपीए के रूप में नई सौगात दी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में एनपीए दिए जा रही है, लेकिन पशु चिकित्सकों के लिए अब एनपीए लागू कर दिया गया है, जिससे पशु चिकित्सक और भी अच्छे तरीके से अपने काम करने का निर्वहन करेंगे। लंबे समय से जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनका एनपी अलाउंस सभी विभागों में मिल रहा है, तो उनके विभाग में भी मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। तो बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी एनपीए की, दूसरे विभागों को मिल रही थी, लेकिन हमारे ही पशुपालक जो डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं मिल रही थी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी का धन्यवाद करता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मंच में निवेदन किया कि इसको आप घोषणा कर दीजिए। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 4 करोड़ रुपये का व्यय पड़ेगा हमारे उत्तराखंड सरकार पर, लेकिन मैं समस्त वेटनरी डॉक्टरों को जो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पास टीम कम है, हमारे पास लोग कम है। लंपी स्किन डिजीज़ में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने दिन रात मेहनत करके 6.5 से 7 लाख पशुओं को हमने लगभग टीकाकरण किया है। लंपी स्किन डिजीज़ को हमने ख़त्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो मैं उनको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। दिया है और इसी बात को लेके दिया है, वोकल फॉर लोकल। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 आभार प्रधानमंत्री जी का करते हैं, क्योंकि आज तो जो हमारे यहाँ का कपली और ग्रोथ बना हुआ G7 की बैठक में ले जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति को, जिसके कारण से पूरे नेशनल मार्केटिंग हमारे पास तो जगह से फोन आया, विदेश से भी फोन आना शुरू हो गया। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि खबरें अभी और भी बाकी है, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड के चहुमुखी विकास और भारत के मानस पटल पर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। वहीं आज प्रदेश के पशुपालकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पशुओं के संरक्षण और उनको बीमारियों से बचाने के लिए राज्य में 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई और एक हेल्पलाइन नंबर 1962 की विधिवत शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से दूरस्थ इलाकों में भी अब इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुओं का इलाज हो सकेगा। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सौरभ बहुगुणा और डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को रवाना किया। से जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनका एंटी अलाउंस सभी विभागों में मिल रहा है, तो उनके विभाग में भी मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं आज यहाँ पर गोट वैली और हमारे गोकुल मिशन और एम्बुलेंस जो पशु पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। हमारे दुर्गम इलाकों में जहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियों में पहली बार देश में शुरुआत हुई है। एम्बुलेंस सेवाएं हमेशा चलती रही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी कि व्यक्ति तो फिर भी हॉस्पिटल तक जा सकता है, लेकिन पशु गांव से हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता। उसी सोच के साथ मोबाइल वेटनरी क्लिनिक की योजना की शुरुआत की गई पूरे देश में। करीब 4200 एम्बुलेंसेज पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई, उसमें से 60 एम्बुलेंस आज उत्तराखंड में उपलब्ध कराई गई हैं। पालकों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करी जाए। जिस तरीके से इंसानों को 108 की सेवा दी जा रही है, उसी तरीके से आज हमारे जो बेजुबान पशु हैं उनकी देखरेख के लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि हमने 60 एम्बुलेंसेज आज यहाँ पर लॉन्च करी हैं। 1962 एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने यहाँ पर इशू किया है। शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं को तोहफा देने वाली है। अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स के जरिए 7000 के करीब शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में भर्ती करने जा रही है। मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्हें 7000 के अलावा जो विभिन्न विभागों में 19000 के करीब पद रिक्त हैं, उनको जल्दी भर लिया जाएगा, जिसकी समीक्षा वे खुद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद की प्रत्येक साल 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उसी कड़ी में प्रदेश सरकार 19000 लोगों को जल्द रोजगार मुहैया करवाएगी। पहले से कह रहे हैं कि हमें अभी तुरंत लगभग 19,000 जो हमारी इन 7,000 के अलावा जो 19,000 पद हमारे रिक्त हैं, हमारा संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में उत्तराखंड के भी जितने हमारे सरकारी विभाग हैं सभी की मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और जहाँ भी हमारे पद खाली हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।
उत्तराखंड प्रदेश में भी समान नागरिकता संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित टीम ने पिरान क्लियर के हज हाउस में कानून प्रस्तावित बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से समान नागरिकता संहिता कानून लागू किए जाने पर लोगों से राय जानी गई। प्रस्तावित बैठक में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों के विचारों को सुना जा रहा है। व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों से प्रदेश के हर व्यक्ति को स्पर्श करेगी। इस कानून को लागू करने से पहले गठित टीम का निर्णय है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर लोगों से संवाद कर उनकी राय जानी जाए। लंबी कड़ी चली आ रही है, जिसके तहत ये कार्यक्रम रखा गया था। प्रदेश के कोने कोने में जाकर समिति लोगों के विचार सुनना चाह रही है कि व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को नियंत्रित करने वाले जितने भी मामले हैं, कायदे कानून, उसमें जो समिति को अपनी संस्तुति देनी है, उसमें स्थानीय विचार क्या है। तो यह समिति गई थी माना विलेज से शुरू की, ट्राइबल एरिया से, उधर पिथौरागढ़ में धारचूला, मुंशियारी, गुंजी तक समिति गई। हम अभी जौनसार इलाके से रुके हैं, ठीक है। अगस्त मुनि में मीटिंग की, कई जगह हम लोग मीटिंग करते हैं। लगता है कि यहाँ किसी के भी कस्टम्स को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए, किसी की आस्था को ठेस न पहुँचाते हुए एक शानदार कानून बने, जिससे प्रदेश मजबूत हो, देश मजबूत हो। और मुझे लगता है कि सब तमाम उलेमा इकराम यहाँ मौजूद थे, तमाम इंटेलेक्चुअल, तमाम वकील यहाँ मौजूद थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात सबने कही और अपनी बातों से जो कमेटी थी उसको अवगत कराया। कमेटी ने भी उनकी बातों को अप्रिशिएट किया है और मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम अपनी बात को कहें, दूसरे की बात को सुने और जब सुनने और कहने के बाद जो सोल्यूशन निकले उसको सब माने। 8 में पढ़ रहा है, 6 में पढ़ रहा है, वो कानून को क्या बता देगा? कानून तो जैसे हमारे दानिश्वर लोग हैं, इनसे पूछना चाहिए। हाँ, अगर उनको कोई मसले में हल करने के लिए कोई कमेटी गठित की है तो हमारे अकाबिर, जो हमारे मौलाना हैं, जो हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, उनको इकट्ठा करके और एक जगह बुला के मीटिंग बुलाई जाए और जो कोई कमी पेशी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इन्होंने इस तरीके का किया तो हम इसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत करेंगे। इंशाल्लाह इस देश को हमने अपना खून देकर बचाया और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरीके की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये काला कानून है, इस काले कानून को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीजों में हमें आसानी और सहूलियत शरीयत की तरफ से हो सकती है, तो इस एतबार से हमें जो कानून मिले हैं वो कुरान के और हदीस के जरिए मिले। ठीक है, आप हैं, आपका वेलकम, खैर मकदम, मगर हम किसी कानून को नहीं मानते। चीजों में हमें आसानी और सहूलियत शरीयत की तरफ से हो सकती है, तो इस एतबार से हमें जो कानून मिले हैं वो कुरान के और हदीस के जरिए मिले। ठीक है, आप हैं, आपका वेलकम, खैर मकदम, मगर हम किसी कानून को नहीं मानते। चीजों में हमें आसानी और सहूलियत शरीयत की तरफ से हो सकती है, तो इस एतबार से हमें जो कानून मिले हैं वो कुरान के और हदीस के जरिए मिले। ठीक है, आप हैं, आप देहरादून मसूरी रोड पर अवैध कब्जों को लेकर सरकार जल्द ही सख्त रुख अपनाने वाली है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने जिलाधिकारी को इस मामले में के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पत्र लिखा। बता दें कि मसूरी देहरादून के बीच ऐसी कई दुकानें हैं जो अवैध रूप से लगाई गई। यही नहीं, इनमें ऐसे कई दुकानों पर नशे को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। निश्चित ही देखिए, जब बच्चा ड्रग्स लेगा या अन्य किस्म की चीज़ें लेगा तो माहौल ख़राब ही होगा। खून पैसे की कमाई इकट्ठी कर माँ बाप बाहर के बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और बच्चे यहाँ पर इस प्रकार के माहौल में बैठ रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है।
तो इसलिए कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी। मैंने कर शक्ति से डिस्ट्रिक्ट मैंने मीटिंग ली थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और निश्चित थोड़े दिनों में आपको कार्रवाई भी दिखाई। कोटद्वार में जगह जगह जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन को मिलती रहती है। ताजा मामला कोटद्वार की गिवई स्रोत का है, जहां आरोप है कि एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया, अब उसमें होटल का निर्माण कर रहा है। वहीं एक अन्य व्यक्ति पर नदी में ही होटल निर्माण करने के आरोप। हालांकि इन दोनों मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन कोटद्वार पहुंचे जिले के नए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि संबंध में जो भी शिकायत आएगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। आपसे जो इस संबंध में जो भी पर्टिकुलर इंक्रोचमेंट आपके द्वारा मुझे बताया जाएगा, और उसमें अगर कोई फैक्ट्स और मतलब वो चीज़ पाई जाती है, सत्यता पाई जाती है, तो अकॉर्डिंगली में वो जमीन अवैध बताई गई है, कब्जे अवैध बताए गए, लेकिन आप मुझे जैसे ही सूचना देंगे, पूरी प्रॉपर विस्तृत इन्फॉर्मेशन देंगे, अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण ने मंगलौर में नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बन रही 4 दुकानों को सील किया है। विकास प्राधिकरण के अपर अभियंता टी.एस. रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलौर में रजबाहे के निकट NH 58 पर 4 दुकानों का बिना मानचित्र पास करवाए निर्माण पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें इस बाबत सूचना मिली तो वह पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 4 दुकानों को सील कर दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं उन पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद वहाँ पर स्पॉट पर गया था, मैंने तुरंत जो है नोटिस काट दिया है उसका, और नोटिस काटने के बाद उसमें उचित सुनवाई के बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे उसमें। हाँ, नोटिस सर होने के बाद ही जो है सारी चीज़ स्थिति क्लियर होगी, फिर भी हम काम रुकवाने के लिए भी टीम भेजते हैं। बिना मानचित्र के निर्माण किया गया था, और शिकायतें प्राप्त हो रही थी, और आप लोगों के माध्यम से भी मुझे प्राप्त हो गया था, तो हमने उसमें विधिक रूप से कार्रवाई की। आदिबद्री के सिलपाटा सुगर मोटर मार्ग पर एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना में वाहन में सवार 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति उमेद सिंह नेगी उम्र लगभग 45 वर्ष, प्रधानाचार्य सिलपाटा इंटर कॉलेज तहसील आदिबद्री निवासी विकासनगर देहरादून, और हिमांशु मेंदोला उम्र लगभग 45 वर्ष, शिक्षक सिलपाटा इंटर कॉलेज निवासी गंडी कैंट देहरादून की मृत्यु हो गई। वहीं एक व्यक्ति ललित बिष्ट को घायल अवस्था में SDRF और स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में लाया गया। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में मेला घाट रोड पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ लगभग 70 वर्षीय 1953 में निर्मित झनकैया पुल की हालत जर्जर हो गई है। पुल के अप्रोच में दरार पड़ गई है, जो भारी वाहनों के लिए खतरा बन रहा है। पुल टूटने से भारी क्षति होने की आशंका बनी है। आपको बता दें कि 1953 में निर्मित यह